कॉर्पस कितना भी हो, अगर हमने उसको अर्निंग मोड पे नहीं डाला है तो उसको खत्म होने में टाइम नहीं लगता है। हमारे यहाँ एक कहावत बोली जाती है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी संतान होनहार है तो आपको धन संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आपकी संतान होनहार नहीं है तो भी आप धन संचय करके क्या कर लेंगे, क्योंकि उसको धन समाप्त करने में कोई समय नहीं लगेगा, इसलिए तब भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारे रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ होता है। अगर हम रिटायरमेंट कॉर्पस का सही री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको बहुत बड़े कॉर्पस की जरूरत नहीं होती है, और अगर हम सही री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो कितना भी बड़ा कॉर्पस हो उसको समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि सही री इन्वेस्टमेंट में हमारा कॉर्पस ही हमको कमा कर देता है, यानी कि सेल्फ अर्निंग मोड में होता है। और दोस्तों, अगर सही री इन्वेस्टमेंट ना हो तो बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन हमारे अपने कॉर्पस को कब खत्म कर देता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि थोड़ा समय जाने के बाद ही हमारा कॉर्पस इरोड होना चालू हो जाता है। इसलिए रिटायरमेंट कॉर्पस का री इन्वेस्टमेंट ही डिसाइड करता है कि हमारा कॉर्पस कब तक सरवाइव कर पाएगा। तो आइए दोस्तों, इसको हम थोड़े और डिटेल में डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष वर्मा। दोस्तों, अगर हमारे पास में 1 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस है तो ये अमाउंट सुनने में बहुत बड़ा लगता है, और अगर मान लीजिए हमारा महीने का खर्च 50,000 रुपये महीना है तो ये और आसान लगने लगता है कि ये बड़े आराम से हमारा पूरा का पूरा पोस्ट रिटायरमेंट फेज को निकाल देगा। परंतु दोस्तों, अगर हम इन्फ्लेशन को जस्ट 5% ही लेते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर किस रफ्तार से बढ़ता है, आइए इस पे एक नजर डालते हैं। दोस्तों, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि शुरुआत में हमारा एक्सपेंडिचर 50,000 रुपये महीना यानी कि 6 लाख रुपया पर ईयर था। धीरे धीरे ये बढ़ के 30 सालों में 24 लाख के ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि हमारे रिटायरमेंट शुरू होने से लेके रिटायरमेंट के अंत समय पहुंचते पहुंचते तक हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये हालत तो दोस्तों केवल हमारे 5% के इन्फ्लेशन लेने पे है। अगर सोचिए यही इन्फ्लेशन 6% या 7% हो तो क्या कंडीशन होगी। इसलिए इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, अंडर दिस इन्फ्लेशन हमारा जो मंथली एक्सपेंडिचर होना है उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास में एज ए कॉर्पस 1 करोड़ रुपया है। अब हम देखते हैं ये 1 करोड़ रुपया को री इन्वेस्ट करने के तरीके से हमारे रिटायरमेंट कॉर्पस के सर्वाइवल पे कितना फर्क पड़ता है। तो चलिए पहला केस लेते हैं जब हमने इसको री इन्वेस्ट किया ही नहीं है, यानी कि हमने पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपया लिक्विड फॉर्म में रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कॉर्पस इस केस में केवल और केवल 11 साल ही चल पाया है। अब मान लीजिए अब हम इसको री इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से करते हैं कि हमको एक कांस्टेंट ग्रोथ 6% का मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि इस केस में हमारे कॉर्पस की लाइफ हालांकि थोड़ी सी बढ़ जाती है, पर फिर भी वो केवल 17 साल तक चलता है। यानी कि अगर हम अपना पोस्ट रिटायरमेंट फेज 30 सालों का माने तो ये 13 साल पहले ही खत्म हो जाता है। अब तीसरा केस लेते हैं जिसमें हमने इसको 8% पर ईयर कांस्टेंट ग्रोथ के हिसाब से री इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस केस में भी हमको 21 सालों तक ही अपने इस कॉर्पस का सपोर्ट मिलता है और ये एग्जॉस्ट हो जाता है। अब हम इसको बढ़ाकर अगर 9% करते हैं तो ये 24 साल तक जाता है। यानी कि ये अभी भी 6 साल पहले ही एग्जॉस्ट हो रहा है। और जब हम ग्रोथ को 10% पर ईयर कांस्टेंट ग्रोथ कर देते हैं तब जाके ये हमारे पूरे रिटायरमेंट फेज को कवर अप कर पाता है। यानी कि हमारा री इन्वेस्टमेंट का तरीका, हमारा री इन्वेस्टमेंट में क्या ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे, वो ये डिसाइड करता है कि हम अपने इस कॉर्पस को कितने लंबे समय तक खींच के लेके जा पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, कॉर्पस की साइज तो एक ही है, 1 करोड़ रुपया, बट उसके बाद जैसे जैसे हम इसकी ग्रोथ रेट चेंज करते हैं, कॉर्पस की सर्वाइवल, कॉर्पस की लाइफ बढ़ती जाती है।
इसलिए कॉर्पस के बड़े होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कॉर्पस का री इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। इसलिए बड़े से बड़ा कॉर्पस भी अगर सही ढंग से री इन्वेस्ट नहीं किया गया तो हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे पाता है, जबकि जुडिशियसली किया हुआ री इन्वेस्टमेंट हमको बड़े आसानी से फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। परंतु दोस्तों, एक चीज आपको समझना चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हमको इतने लंबे समय तक 30 सालों तक एक कांस्टेंट ग्रोथ कभी नहीं दे सकता है, चाहे ग्रोथ 6% ही क्यों ना हो। इसलिए ये एग्जाम्पल जो थे ये केवल आपको इस बात की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए थे कि री इन्वेस्टमेंट का तरीका कैसे कॉर्पस की लाइफ को अफेक्ट करता है। परंतु रियल लाइफ में ग्रोथ या रिटर्न्स समय के साथ साथ वेरी करते हैं, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। इसलिए एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना बहुत क्रिटिकल होता है, विशेषकर जब आप एक पोस्ट रिटायर्ड फेज में हैं जहां आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी होती है। अब दोस्तों, इसी एग्जांपल में अगर हम एक रियल लाइफ सिचुएशन को इंटीग्रेट करें जिसमें कांस्टेंट ग्रोथ की जगह वेरिएबल ग्रोथ को हम लें, तो देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से बदल जाता है। इसमें एक लाइन आप देख सकते हैं ग्रोथ फैक्टर की, जो कि 6% से लेके 16% तक लिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग टेनर के इन्वेस्टमेंट से हमको अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं। अब दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि 1 करोड़ के कॉर्पस को आखिरी तक इंश्योर कराने के लिए इसका पूरा दारोमदार ग्रोथ परसेंटेज पर है। इसमें एक लाइन आप देख सकते हैं ग्रोथ फैक्टर की, जो कि 6% से लेके 16% तक लिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग टेनर के इन्वेस्टमेंट से हमको अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं। अब दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि 1 करोड़ के कॉर्पस को आखिरी तक इंश्योर कराने के लिए इसका पूरा दारोमदार ग्रोथ परसेंटेज पर है, और ये परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आपके एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। इसलिए दोस्तों, रिटायरमेंट कॉर्पस का क्रिएशन से ज्यादा रिटायरमेंट कॉर्पस का री इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपकी री इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी ही डिसाइड करती है कि आपके कॉर्पस की लाइफ कितनी होगी। तो दोस्तों, जितना ध्यान हमको अपने कॉर्पस के क्रिएशन पे देना पड़ता है, उतना ही ध्यान हमको उसके री इन्वेस्टमेंट पे देना पड़ता है, जिससे कि हम एक सक्सेसफुल सेकेंड इनिंग्स निकाल सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये डिस्कशन? अगर पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे इस तरह के होने वाले सारे डिस्कशंस में आप भी सम्मिलित हो सकें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।